हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आप लोग के लिए मैं फिर से सोशल साइंस का क्लास 10th के लिए 10 VVI सब्जेक्टिव हम आप लोग के लाए हैं, जो कि इस वीडियो को देख लीजिएगा तो मुझे उम्मीद नहीं मुझे कि सर 2 साल का 3 साल का सर एक्सपीरियंस है कि सर यही सब एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। अब बोलिएगा सर आपके कौन बोर्ड है, तो सर इस बोर्ड का नाम है बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड। चाहे आप भारत के 28 राज्य में कोई भी बोर्ड से हो तो आप इस वीडियो को मनचाहा तरीका से देख सकते हैं और अच्छा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आई। आपका एकमात्र नियम है कि सर आप 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें इस कोर्स में आपको नाम है इसका टॉपर बैच। और आपको सर उम्मीद नहीं बिल्कुल भरोसा है कि सर इस आप 99 वाला कोर्स को परचेज करने के बाद आप 95% स्कोर कर सकते हैं और बिल्कुल मज़े से कर सकते हैं। और यही सब जो मैं पढ़ाऊंगा, जो आपको PDF हर दिन आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आप लोग के लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में 2024 परीक्षा के लिए लाए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग एक और ख़ास बात, यदि आपको पढ़ना है मेरे चैनल से तो यदि आपको टॉपर के लिए पढ़ना पड़ेगा, मज़ा से हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। चलिए पहला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो खूनी रविवार क्या है? आपको पता है कि सर खूनी रविवार कब हुआ था? तो सर ये खूनी रविवार 1905 में हुआ था, लेकिन इसको पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको लिखना है कि 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक, क्या लिखना है कि 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध की में रूस बुरी तरह क्या हो गया था? पराजित हो गया था। इतना समझ लिया गया आप, मतलब क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक क्या हुआ था? रूस और जापान में युद्ध हुआ था। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि रूस जापान का युद्ध ऐतिहासिक वाला कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद आपको समझना है, बात को समझें कि सर 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस क्या हुआ था? रूस जो था, रूस जापान में जो युद्ध हुआ था, तो रूस जो था वो क्या हुआ था? हार गया था। इसके बाद आपको लिखना है बुआ कि इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति को हो गई 9 फरवरी से लोगों को समूह रोटी दो के नारा। इतना समझिएगा। पहले क्या लिखना है कि इस पराजय के कारण, यानी कि जो हार गया था, इस हारने के कारण 1905 ईस्वी में रूस में जो क्रांति हो गई, ठीक है, यानी कि इस पराजय के कारण 1905 में रूस की क्रांति हो गई। ठीक है, इसके बाद लिखना है कि 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह था एक, तो क्या था? 9 फरवरी 1905 ईस्वी में लोगों का एक समूह क्या कर रहा था? रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए क्या सेंट पीटर्सबर्ग स्टील महल क्यों जा रहा था? यानी कि आप समझ लीजिए कि 1905 में ना लोगों का एक समूह था और ये नारा लगा रहा था कि रोटी दो। और ठीक है, और ये नारा लगाते लगाते रोड से जो चलते हैं तो लगाते लगाते कहाँ जा रहे थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। और जाते जाते परंतु ठीक है, जार की सेना किसे कहते हैं? जार हम लोग कहते हैं रूस की सेना को। ठीक है, तो जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। समझ लीजिए कि परंतु जो, देखिए क्या समझे आप, जो आदमी का, जो लोगों का समूह था, वो रोटी दो के नारा कहाँ जा रहा था? सेंट पीटर्सबर्ग महल क्यों जा रहा था? जाते जाते रूस की जार सेना ने मनचाहा तरीके से बेनकाब गोलियां बरसा दी, यानी कि निहत्थे लोग, यानी कि कोई ये आदमी सिर्फ नार लगाते जा रहा था, इस पर निहत्थे लोगों को गोलियां बरसा दी और जिससे हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए। उसी दिन रविवार का दिन था, यानी समझ लीजिए जिस दिन मारा था उस दिन रविवार का दिन था, रविवार का यानी कि संडे का दिन था। इसलिए स्थिति को क्या कहते हैं? खूनी रविवार, यानी कि लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। बताइए आपको सर समझ में आया कि नहीं? यदि आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आता है, 3 नंबर का भी सवाल आता है, तो क्या आप लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना समझाने के बाद नहीं लिखिएगा तो सर आप मेरे चैनल से पढ़ना छोड़ के दीजिए, बिल्कुल आपको कोई दूसरे चैनल पर चल जाना चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबे रहिएगा। माँ कसम सर आप लोग का एग्जाम में तो हल्का ना मचवा दूँ तो सर क्या बात करते हो? ठीक है ना, संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मात्र आपका 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। इस कोर्स में आपको चैप्टर वाइज तो मिलेगा, गेस क्वेश्चंस मिलेगा, इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव मिलेगा, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक का थ्योरी मिलेगा, क्वेश्चंस बैंक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चंस बैंक का सब्जेक्टिव मिलेगा, क्वेश्चंस बैंक का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जिस तरह के बोर्ड का जो पिछले बार का जो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड के जो टॉपर थे उस टॉपर का कॉपी मिलेगा, जिस तरह वो लिखते हैं प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाया जाएगा, लाइव क्लास मिलेगा, यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड होगा, PDF रोज़ ही ट्रांसफ़र करा जाएगा आपके ग्रुप में। इतना आपको सर सुविधा मात्र 99 में दिया जा रहा है। आप लोग सर इतने में संतुष्ट नहीं होंगे तो और आपको सर प्रोवाइड करा जाएगा मेरे तरफ से, डोंट वरी। लेकिन आपको 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। इतना कम आपको सर कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल टॉपर की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जेनेवा समझौता कब हुआ था तो पहले समझ लीजिए। जेनेवा समझौता जो था वो 1954 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। जेनेवा समझौता जो था ये कब हुआ था तो 1954 ईस्वी में। सबसे पहले इसी का आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है, तो इसको रट लेना है, याद कर लेना है जो आपकी मन, ठीक है। अब इसका आंसर किस तरह लिखना है तो समझिएगा, ठीक है। चलिए तो समझाते हैं आपको आंसर किस तरह लिखना है। 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया। समझिए कि 1954 में जो जेनेवा में है ना, वो हिंद चीन के लिए समस्या पर वार्ता, यानी कि हिंद चीन पर जो समस्या थी उसके लिए वार्ता यानी कि बात करने के लिए क्या बुलाया गया, सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पर तो कहाँ पर, यहाँ में जेनेवा में। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। यानी कि जब ये बुलाया गया था वार्ता तो सम्मेलन बुलाया गया था, तो इस वार्ता में निष्कर्ष निकला कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दो, तो बांट दिया गया। हनोई नदी में, यानी कि हनोई नदी से सटे, यानी कि हनोई नदी था, ठीक है, उससे सटे उत्तर का क्षेत्र क्या माना जाता है, उत्तरी वियतनाम साम्राज्य को, उच्च दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम। यानी समझिएगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको कि हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को और उससे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका सामर्थ्य सर को दिया, यानी कि समर्थित सरकार को दे दिया गया। यानी कि हनोई नदी से जो सटे हुए इलाके थे वो क्या कर दिए, दक्षिणी वियतनाम अमेरिका में सारथी सरकार को दे दिया था। अब बताइए सर आपको समझ में आया कि नहीं। ये आपके 2 नंबर में 3 नंबर में सवाल आते हैं। आप यदि बिहार बोर्ड से हैं तो ये सर 2 नंबर के पूछेगा, यूपी बोर्ड से 3 नंबर के पूछेगा, कभी कभी 2 नंबर पूछता है, और झारखंड बोर्ड से तो ये सब पूछे करेगा, ठीक है। तो मात्र आपको इस PDF चाहिए तो सर आप जरूर लेने का प्रयास कीजिए, कंप्यूटराइज PDF मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर क्या है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। यानी कि चंपारण सत्याग्रह, तो पहले बताइएगा चंपारण सत्याग्रह कहाँ है, तो चंपारण पहले है कहाँ, पहले ये समझिएगा। तो चंपारण मेरा राज्य अपना बिहार में है और बिहार में चंपारण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या महात्मा गांधी लौटे थे, कब लौटे थे तो 1917 या 1915 में, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ बता देगा। चलिए तो बिहार में नीले क्या है, बिहार में नीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित, यानी कि बिहार में एक नीले यानी कि नील की खेती, यानी कि जानते क्या होता है, 3 कठिया व्यवस्था थी। आपको समझ में आया कि देखिए 3 कठिया मतलब है कि मजदूरों की सर एक होती थी। चलिए आगे बता रहे हैं, नील की खेती करनी होती थी, ठीक है। तो चलिए बता रहा हूँ, जिससे किसान को अपने भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी कि चंपारण सत्याग्रह में बताया गया कि जो आपका जो देखिए ये जो व्यवस्था है, देखिए 3 कठिया प्रणाली, उसमें 3/20 यानी कि 3/20 हिस्से में, यानी कि 3/20 अपने खेतों में नील की खेती तो वो करना पड़ेगा, वही करने होते थे, ठीक है। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, यानी जो किसान थे वो नील की खेती को नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे नहीं इसको प्रॉफिट होता था, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। कि जानते हैं क्यों नहीं करना चाहते थे, तो यानी कि आपका जो किसान जो है ये सर जब इसको नील की खेती करते थे तो उसकी ये जो जहाँ करते थे नील की खेती, उस भूमि की उर्वरता, यानी कि इस भूमि पर 5 साल 10 साल इस एक बार नील की खेती हो जाए तो इसके बाद फिर इस खेत में उपजाना कुछ भी नामुमकिन है, ठीक है। इसलिए नहीं इसमें नील की खेती करवाना चाहते थे, लेकिन उससे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था। यानी कि जिस खेती में मिलता था तो इससे उत्पादन का उचित कीमत किसानों को नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति क्या हो गई, देन हो गई, ठीक है। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। किसानों को पक्ष लेकर महात्मा गांधी जो था उन चंपारण में क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, और इससे ब्रिटिश सरकार को क्या करा, अंततः झुकना पड़ा। यानी कि ब्रिटिश सरकार को ना, इंग्लैंडी, हम लोग का अंग्रेजी सब अंग्रेजी ने क्या करा, अंततः झुकना, यानी कि महात्मा स्वामी की जो सत्याग्रह आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह, उसमें क्या करा, झुकना पड़ा, ठीक है। इससे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बताइए ऑल ऑफ यू, समझ में आया कि नहीं ऑल डियर,
फटाफट क्वेश्चंस को समझिएगा। इतना अच्छा से मैं बता रहा हूँ, आप लोग के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। विश्वास नहीं हो रहा है तो सीधा इस वीडियो को पॉज करके, यानी कि वीडियो को यहाँ गोल वाला को दाब के और सीधा जाइए अपने क्वेश्चंस बैंक। और क्वेश्चंस बैंक मैंने करवाया है, यूट्यूब पर नहीं है तो अपना एक किताब ले लीजिए क्वेश्चंस बैंक, और क्वेश्चंस बैंक को देख लीजिए। सोशल साइंस में ये सब सभी सवाल पूछा गया है कि नहीं, चाहे कोई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप दुनिया के कोई बोर्ड से हो, यानी कि इंडिया में कोई बोर्ड से हो, तो इस वीडियो को सर पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे क्लास 10 के लिए। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? देखिए जन छूट गया है, लेकिन आप समझ लिए असहयोग आंदोलन एक तो था, ठीक है, जिसने इसका जो प्रस्ताव किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो ये प्रथम आंदोलन था, यानी कि प्रथम आंदोलन तक कैसे बन गया तो समझिएगा। 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इससे पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे, जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इससे अपना योगदान कर सके, जैसे सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्धसरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और जनता ने, यानी क्या बोले, जनता ने अपने अपने स्तर के अनुरूप इन कार्यक्रमों का योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। समझे? आप बताता हूँ अपने भाषा में। असहयोग आंदोलन ने ना क्या किया था, इसमें देखिए सामाजिक आधार पर वर्ग विशेष को जानते क्या किया? पहले ज़माना में बहुत भी अनुकुरीतियाँ थी। तो जैसे देखिए जो भ्रष्टाचार होता था, ठीक है, सरकारी का न्यायालयों का बहिष्कार करना किया था, ठीक है। जनता ने अपने स्तर के रूप में सभी काम को योगदान दे से असहयोग। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि सर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि 10-11 मिनट्स अभी ही हो गया है और मैं आप लोग को समझाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण आप भी वीडियो को नहीं देखते हैं। आप कोशिश करो कि सर वीडियो को 2x पर, यानी कि 2 गुना स्पीड पर वीडियो को देखो और आप लोग एक ही क्वेश्चंस को बार बार याद करो। कसम से सर आप लोग के एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर, किस 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप में हुई? यानी कि कौन 3 प्रक्रिया थी जिससे आधुनिक शहरों की स्थापना क्या हुई? एक ढंग तरीके से, यानी कि निर्णायक रूप में हुई। तो समझ लीजिएगा इसका आंसर। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। यहाँ तो इस क्वेश्चन से लिखना है। पहला औद्योगिक पूंजीवादी का उदय, दूसरा विश्व के विशाल भूभाग और औपनिवेशिक शासन की स्थापना, और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। चलिए मैं समझाता हूँ तीनों क्या था। औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद की यानी कि निजी स्वामित्व रद्दा, यानी कि पूंजीवाद किसे कहते हैं? जिस उद्योग में, जिस व्यवस्था में निजी स्वामित्व, यानी कि निजी मतलब इसके बगल अगल हुए, ठीक है। दूसरे विश्व का विशाल भूभाग और औपनिवेशिक, और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट है। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका क्या है? तो समझिएगा, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर, यानी कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। व्यवसायिक वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यवसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय बड़े पैमाने का उत्पादन, मुद्रा प्रदान, अर्थव्यवस्था गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्थाओं, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा बैंकिंग आदि सेवाओं के विस्तार ने शहरीकरण की प्रक्रिया की। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ गया है, इसलिए 5 नंबर का पढ़ने में असुविधा हो रही है। आप लोग देख लीजिएगा, ये 5 नंबर का है तो कोई बात नहीं, 5 नंबर की ये सब एग्जाम में आपके आते हैं। जब 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये सब करवाया जाएगा। चलिए ठीक है। आप देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या संबंध है, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार होती है, इसको लिखना है कि लोकतंत्र का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अपने निर्वाचित प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्णय लेने का अधिकार तथा सत्ता देना है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता का विभाजित करना होता है। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को आत्मा की कहते हैं, यानी कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है।
और क्या है इसके मतलब किस जिसे सांस्कृतिक तथा भाषा के भेदभाव के बिना लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाए। ठीक है, चलिए अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक कौन, एक है राष्ट्रीय, दूसरा क्षेत्रीय। ठीक है, वैसे राजनीतिक दल यानी कि वैसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है, यानी कि वैसा राजनीतिक दल हो जिसका अस्तित्व पूरे देश में रहता है। जैसे हो गया आपका मोदी सरकार का क्या होता है, भारतीय जनता दल बीजेपी, ये पूरे देश में अस्तित्व है। ठीक है, और राजनीतिक दल कहलाते हैं, लेकिन इनके कार्यक्रम नीतियाँ अस्थिर की राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, यानी कि इनके जो काम होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होती है, यानी कि इनकी इकाइयाँ कुछ काम राज्य स्तर पर होती है। ठीक है, चलिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं। कैसा वीडियो लगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बताना हो क्योंकि सर आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो। इस वीडियो में सर मैंने 1 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। ठीक है, इस पीडीएफ में लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस था जो कि मैंने अभी आपको 8 क्वेश्चंस कराया। ठीक है, आपको ये सब पीडीएफ चाहिए तो सर 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये सभी पीडीएफ बनाया गया पीडीएफ है जिससे कि सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आएगा और मात्र 100 रुपया में सर आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल एग्जाम में तौर तरीके से पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। प्लीज़ प्रयास कीजिए कि सर पीडीएफ लेने का प्रयास हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।